Hello, good afternoon, FIBCom students. Good afternoon, ma'am. Shall we start? Yes, ma'am. Okay. So yesterday till this picture we were discussing. Am I right? So we will go forward for the next new questions. Okay, let's start. यहाँ पे दिखाया गया है द मिटिगेशन ऑफ एनर्जी प्रॉब्लम्स. अभी मिटिगेशन होता है तो मिटिगेशन ऑफ एनर्जी प्रॉब्लम उससे क्या प्रॉब्लम होते हैं, नया क्वेश्चन है. तो अवॉइड सीरियस social and economic implication of energy crisis. Mitigation measures are suggested by energy experts. So some important mitigation measures are rational and careful use of energy in every sector of economy. तो जितना ज़्यादा हो सके उतना केयरफुली हमें क्या करना चाहिए, एनर्जी कैसा करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए. जो समझ में आ रहा है ना, यस और नो? Yes, ma'am. ओके. दूसरा है पॉइंट, एक मिनट, जस्ट मिनट, मैं बुक लेके बैठी हूँ. ओके. मैम स्लाइड फाइंडिंग जूम कीजिए ना. जूम ही है बच्चा, जूम ही है. पर ये क्या है, अभी आपको तो क्लियर दिखाई देता होगा क्योंकि आपके नाम यहाँ पे है ना, तो मुझे आधा स्लाइड नहीं दिखाई देता. अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है. हाँ, यस मैम. हाँ, यस वो मैम. नीचे था इसकी वजह से नहीं दिख रहा था. आगे का पॉइंट देखते हैं कि फाइंडिंग एफिशिएंट सब्सटीट्यूट फॉर द कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी. तो जितना एनर्जी हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए दूसरा सोर्स भी अवेलेबल चाहिए, ऐसा बोला है. लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन द नेचुरल गैस. तो जितना ज़्यादा हम नेचुरल गैस पे डिपेंड रहते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है तो वो कम से कम करना चाहिए, ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए. शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म एफर्ट्स टू इंक्रीजिंग इन द यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज. तो जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है तो उसका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए जितना आप बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाना चाहिए. नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल नहीं, नॉन रिन्यूएबल. देन रिफॉर्म्स इन एनर्जी पॉलिसी लीडिंग टू द ग्रेटर एनर्जी इंटरेस्ट इंटेंसिटी. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, दैट गैस rationing plan in Iran of 2007. तो यहाँ पे क्या बताया कि रिफॉर्म्स इन एनर्जी पॉलिसी लीडिंग टू द ग्रेटर एनर्जी इंटेंसिटी. फॉर एग्जांपल, गैस रेशनिंग प्लान इन ईरान 2007. तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो उसमें एक एनर्जी का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि जिसका हम पॉलिसी, फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए कि अगले भविष्य में या फ्यूचर में भी हमको वो काम आ सके. कि फॉर एग्जांपल ईरान में 2007 में गैस रेशनिंग प्लान का एक पॉलिसी बनाया था, तो जिसकी वजह से ये पॉलिसी बनाने की वजह से क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल उनको कुछ न कुछ कभी न कभी कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो उसकी प्रॉब्लम इस पॉलिसी से सॉल्व कर सकते हैं. देन अनदर मिटिगेशन मेजर इज द सेटअप ऑफ द ऑयल डिपॉजिट ऑफ secure to the fuel reserves like United States Strategic Petroleum Reserve for the National Emergency Resources. तो दूसरा स्टेप ये है कि जस्ट मिनट, दूसरा स्टेप ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑयल डिपॉजिट हम कर सकते हैं कि ऑयल की वजह से जैसे हमने कल देखा था कि वॉर की कंडीशन आ जाती है तो उसको क्या करना चाहिए. जो यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजी है जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करता है, पेट्रोलियम का इस्तेमाल करता है, तो उसको अपना एनर्जी बचा के रखना चाहिए और जहाँ चाहिए वहीं पे खर्च करना चाहिए, उसको रिड्यूस करना चाहिए. तो फिर उसके लिए क्या होगा, फॉर नेशनल इमरजेंसी कि अगर किसी और को चाहिए, किसी और देश को चाहिए तो वो एनर्जी बच जाएगा और दूसरी देश को मिल जाएगा. समझ में आ रहा है, यस और नो, यस मैम. कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ यस मैम, रहा आ रहा है. है? ओके. आगे का पॉइंट देखते हैं. द इम्पोजिशन ऑफ कार्बन
tax would have mitigating effects on the crisis and oil crisis. The imposition of carbon tax. Imposition of carbon tax means क्या बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, इम्पोजिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हमने पिछली बार देखा था एयर पोल्यूशन वगैरह होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऑयल क्राइसिस में कि ऑयल जैसे लैंड पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, तो जहाँ पे ये ऑयल प्रोडक्शन होता है उसको मिलने में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो वो कम करना चाहिए। कि जैसे फॉर एग्जांपल क्या बोल सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन। ओके, तो ज़्यादा जंगल नहीं तोड़ने चाहिए, ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं तोड़ने चाहिए। समझन? ये पॉइंट सिंपल है तो आपको जल्दी से समझ में आए। डू अंडरस्टैंड और नॉट? डू Yes, ma'am. ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। Yes, ma'am. ये देखिए, the oil depletion protocol has been deployed by Richard Henberg to implement the power down during the peak oil crisis. The oil depletion होता है, oil depletion protocol है, तो उसको बढ़ाना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए। किसने बताया? कि रिचर्ड हैनबर्ग ने जो बताया, कि जो हम बोलते कि एनवायरमेंटलिस्ट है, उन्होंने एक प्लान बताया कि ऑयल डिप्लेशन प्रोटोकॉल होना चाहिए, कि जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि पावर डाउन ड्यूरिंग द पीक ऑफ ऑयल क्राइसिस, कि जब ऑयल की क्राइसिस होती है, कि ऑयल के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तब हम ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल करें तो वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। देन इकोलॉजिस्ट विलियम ड्रेक believe that to avoid the serious energy crisis in incoming decades, the citizens in the industrial countries should actually be urging their government to come international agreement on the persistent, orderly, predictable, tipping series of the oil, natural gas prices hike over the next 2 decades. तो दो ये जो इकोलॉजिस्ट है विलियम राइस, उन्होंने क्या बताया, टू अवॉइड सीरियस प्रॉब्लम और टू अवॉइड सीरियस एनर्जी क्राइसिस इन अपकमिंग डिकेड्स, कि जितने फ्यूचर में जितने प्रॉब्लम क्रिएट होने वाले हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए, ऑयल से लेके गैस से लेके जितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है उसको हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं? कि फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिक पावर है, नेचुरल गैस है, ऑयल है, जहाँ पे चाहिए उसको इतना ही इस्तेमाल करो, बाकी का रिजर्व करके रखो, कंजर्व करके रखो, कि जिसकी वजह से और प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ओके, उसका आगे क्या बताया है? मैम स्लाइड ब्लैंक हो गई है। स्लाइड ब्लैंक हो गई। ओके, पर यहाँ तो पूरा दिख रहा है। जस्ट मिनट, ये ब्लैंक हो गई है। ओके, हाँ मैम। एक मिनट, अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है अभी। हाँ, ये थोड़ा सा ये टेक्स्ट का प्रॉब्लम होता है। जस्ट मिनट, हो जाएगा अभी 2 मिनट में। अभी दिख रहा है स्लाइड? स्लाइड दिख रहा है अभी? नहीं दिख रहा है। जस्ट मिनट, सबको नहीं दिख रहा है या इसको नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है मैम अभी। ओके, कोई बात, ओके कोई बात नहीं, आपको जो पीपीटी भेजूंगी तब आप देख लेना। अभी दिख रहा है लेकिन ठीक है यहाँ ओके, यहाँ पे देखें द इकोलॉजी, और आगे उसने क्या बताया, सिटीजन इन द इंडस्ट्रियल कंट्रीज शुड एक्चुअली बी urging their government to come international agreement on the persistent, orderly, predictable and stepping series of the oil and natural gas prices hike over the next 2 decades. तो सिटीजन, जो हम सब सिटीजन हैं, उनका क्या काम है, वो गवर्नमेंट, हमारे देश के गवर्नमेंट को हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जितना यहाँ पे अभी प्राइस बढ़ रहा है ऑयल से लेके या गैस से लेके, जितना भी प्राइस बढ़ रहा है, तो वो नेक्स्ट डिकेड्स में ना बढ़े, या उस पर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकले, ऐसा हम एमत या अर्जिंग उनको कर सकते हैं। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है।
अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है नहीं? नहीं, नो, नहीं दिख रहा है। ओके, अभी दिख रहा है? नो मैम। जस्ट मिनट। नो मैम। क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है? अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है? नहीं, नो नहीं, मॅडम डॉक्युमेंटची विंडो दिसतीये. डॉक्युमेंटची विंडो दिसते, बघूया आपण. हम्म. आता दिसतंय? हो मैम दिसता है था। ओके, चला. यस ओके, मुझे पूरे यहाँ पे क्या होता है कि आपके यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्चुअली जो मैं पहले प्रेजेंटेशन निकाल के रखा था तो पूरा स्लाइड मुझे दिख रहा है लेकिन आपको नहीं दिख रहा है. ओके, तो डॉक्यूमेंट का साइज की वजह से वो शायद होगा, वो दिख रहा होगा शायद. ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं. ये देखिए, मेजर फॉर एनर्जी कंजर्वेशन. तो एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, ensuring the same level of economic activity with lesser input of the energy. एनर्जी रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? तो एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब ये है कि उसको जितना चाहिए उतना ही एफिशिएंट मीन्स जितना चाहिए उतना ही इस्तेमाल करें और ensuring the same level of economic activities कि जैसा फॉर एग्जांपल जितना खर्चा है उतना ही पैसा खर्च करना है, कि जितना हम बोलते हैं जितना इनकम होता है उतना ही पैसा खर्च करना चाहिए या उससे थोड़ा सा कम करना चाहिए, थोड़ा सा बचत भी करना चाहिए. फॉर एग्जांपल जैसे हम कमाते हैं तो थोड़ा बचा के रखते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था. तो थोड़ा बचाने से क्या होता है कि आगे की जो प्रॉब्लम हो सकती है, कभी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो सॉल्व हो सकती है ना. वैसे ही एनर्जी कंजर्वेशन का भी है. इट ऑल्सो इम्प्लाइज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ कॉस्टली imported energy by cheaper and more plentiful indigenous source of energy to the supplement and conventional resources. तो इसको सब्सटीट्यूट, अगर उसका सब्सटीट्यूट भी दिखाया जाए तो वो भी कैसा होता है, कॉस्टली होता है. कि फॉर एग्जांपल चाइना के मोबाइल जो होते हैं, फॉर एग्जांपल हम भी हमारे यहाँ पे सभी चाइना का प्रोडक्ट आता है. एम आई राइट? चाइना का प्रोडक्ट आता है ना? यस और नो? यस मैम। ओके, दे आर चीपर. क्वालिटी कैसा है उसका? क्वालिटी कैसा है? चीपर है, पर क्वांटिटी ज़्यादा है ना, इस्तेमाल करने वाला ज़्यादा है. मैम ओके, उसको डिस्पोजल भी उसका जल्दी से नहीं होता है तो उसका क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. आगे का पॉइंट देखते हैं. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप in the energy conservation program is the creation of awareness among the people. तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए और क्या कर सकते हैं? तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम लोगों तरफ या लोगों के लिए होने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें. फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे न्यूज़पेपर आता है. ओके, एम आई राइट? न्यूज़पेपर आता है, उसमें पैम्पलेट भी आते हैं कि नहीं आते हैं? पैम्पलेट आते हैं ना, कलरफुल. ओके, लेकिन हम कितना पढ़ते हैं? कोई प्रोग्राम है, कहीं सेल लगा है, हाँ सेल लगा तो हम जल्दी देखेंगे, लेकिन कोई प्रोग्राम है जस्ट रिलेटेड सोशल इश्यू प्रोग्राम है तो उसको हम देखते हैं? नहीं। नहीं देखते. उसको हम फाड़ के फेंक देते हैं या उसको कचरे में डाल देते हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके उतना एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम होना चाहिए जिसकी वजह से लोगों में सतर्कता आए. दूसरा है, देयर इज़ अ नीड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इक्विपमेंट, मशीनरी एंड एप्लियंसेस. कि हमारे पास कितना उसका ज़रूरत है, कि फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट कितना है, उसका एप्लियंसेस कितना है और उतना मशीनरी है कि नहीं, तो वो भी देखना ज़रूरी है. क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्री में जितने बड़े बड़े मशीन्स होते हैं तो उसकी साफ़ सफाई से लेकर उसके मेंटेनेंस को लेकर उतना ही खर्चा होता है. आपने शायद डिस्कवरी में देखा होगा. डिस्कवरी देखते हैं कि नहीं? कि फॉर एग्जांपल कोई भी यस मैम फैक्ट्री में कोई पार्ट बना है, कि फॉर एग्जांपल हीरो साइकिल, हमारी यहाँ कॉलेज मीन्स हमारा जो देश का है हीरो साइकिल्स. ओके, तो उसका फैक्ट्री में बहुत सारा मीन्स जैसे हम बोलते हैं कि रबर है, टायर जो होता है रबर में से बनता है, तो वो टायर उसके जो दूसरे अलग अलग पार्ट्स हैं उसको संभालना, उस मशीनरी को, उसके इक्विपमेंट्स भी उसको भी थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना चाहिए. उसका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए वो भी हमको आना चाहिए. ऐसा नहीं कि हाँ कैसे भी लिया, इस्तेमाल किया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो सकता. समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है? यस और नो? यस और नो? यस मैम। यस मैम। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। द एनर्जी और द फ्यूल कंजर्वेशन इज ऑल्सो पॉसिबल बाय अपग्रेडिंग इक्विपमेंट्स। तो जितना हम फ्यूल जो हम बोलते हैं ईंधन बोलते हैं उसको, तो जितना हम इस्तेमाल करते हैं उसको, तो उसका इक्विपमेंट भी इतना होना चाहिए। दूसरा है द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी यूज्ड व्हेन सब्स्टिट्यूट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इज नॉट अवेलेबल। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी यूज। तो यहाँ पे जितना एनर्जी इस्तेमाल किया जाता है लेकिन उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। कि फॉर एग्जांपल अभी कोल, ओके, कोल की जगह और कौन सा सब्स्टिट्यूट होगा? कोल की जगह और कौन सा सब्स्टिट्यूट होगा? कि ईंधन के लिए कोल, जैसे गाँव में ईंधन के लिए कोलसे का इस्तेमाल किया जाता है, तो और कौन सा सब्स्टिट्यूट वहाँ पे होना चाहिए? एक तो है गोबर गैस प्लांट, दूसरा क्योंकि हर गांव में या हर घर में गैस सिलेंडर होता है ऐसा जरूरी नहीं है। होता है क्या? होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता है, तो उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। दूसरा है there is also need for mainly energy audits compulsory in the large energy intensive sector। तो जितना ज़्यादा एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं उसका ऑडिट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कितना खर्चा, फॉर एग्जांपल हम जब बिजली इस्तेमाल करते हैं तो बिजली का शायद बिजली का बिल आता है, हर महीने आता है, हर महीने आता है यस बिजली मैम। का बिल। ओके, उसमें आपको देखिए, आप जब बिल देखेंगे उसके नीचे डेट दिया जाता है कि आप इतने तक भरोगे तो इतना होगा, आपको इतना पे करना पड़ेगा। आप इतने डेट में भरोगे तो थोड़ा सा कंसेशन मिल जाता है, या इतना भरोगे तो इतना हो जाता है। तो ऑडिट होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल जैसे शहर में जैसे गैस पाइपलाइन होता है, ओके, शहर में, सिटी एरिया में जैसा गैस पाइपलाइन होता है, तो उसका भी बिल आता है कि आप गैस इस्तेमाल, जैसे हम पे करते हैं ना, गैस बॉटल का हम पे करते हैं कि बॉटल मंगवाते हैं उसका पेमेंट देते हैं, तो उसका गैस का भी कैसा होता है, बिल आता है। गैस पाइपलाइन इस्तेमाल करते तो उसका भी बिल आता है। पानी इस्तेमाल करें तो वो उसका भी हमको टैक्स भरना पड़ता है, तो उसका ऑडिट होना चाहिए। समझा? समझा? यस मैम। Okay. Last point. यस मैम। In the budget or 5-year plan should have allocation of the large amount for the development of the non-conventional energy। तो जब भी प्लान और पॉलिसी बनाए जाते हैं तो वो 5 साल का होना चाहिए कि जिसमें आप वो 5 साल का बजट उसमें आपके पास होना चाहिए। मीन्स जो जो बनाते, जो कार्यकारी कार्य जो अधिकार उनको दिया गया है कि फॉर एग्जांपल जैसे उनमें जो लगने वाले लोग हैं, जुड़ने वाले लोग हैं कि जो ऊंचे पद पे बैठे, कि ये जो प्लान्स वगैरह बनाते हैं, तो उसमें 5 साल का बजट उनमें तय होना चाहिए। और there is need to improve the power sector in India with the efficient management। तो इंडिया में पावर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए उसको मैनेजमेंट की ज़रूरत है। पावर सेक्टर को हाँ, पावर सेक्टर को मैनेज करने की मैनेज और उसको उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत है। समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, तो ये यूनिट नंबर 2 का ये दूसरा चैप्टर खत्म हुआ। ये जो हम नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं ना, आपको पिछली बार भेजा था मैंने, पीपीटी भेजा था, ये सुनो, याद आ रहा है? यस मैम। ओके, तो उसका आपको मैंने पीपीटी जो भेजा था, अभी मैं आपको दूसरा पीपीटी भेज दूंगी तो आपको पता चलेगा। आगे का पॉइंट देखते हैं। ओके, स्लाइड दिख रहा है?
स्लाइड दिख रहा है? नहीं मैम, नहीं दिख रहा। ओके, जस्ट मिनट। अभी दिख रहा है वाटर रिसोर्सेज? यस मैम, दिस इज Yes, ma'am. मैम दिख रही है स्लाइड। हाँ, आगे देखते हैं। हमने पिछली बार वाटर का देखा था कि हमें किस तरह से, क्या उसकी ज़रूरत है, क्यों हम वाटर को इस्तेमाल करते हैं। अभी हम देखते हैं वाटर रिसोर्सेज कितना है। देखिए आगे। Being the most highly developed animal, man possesses a certain special characteristics. Man apply all his power and intelligence for the food and the development. They adopt the new way to fulfill their needs and often make the improvements in the old ways to derive resources and to fulfill their desire more efficiently. तो हम सभी को पता है कि मनुष्य, यहाँ जो इंसान है वो एक सामाजिक प्राणी है। उसको स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिया गया है उसकी कुछ विशेषताएं, तो जिसकी वजह से वो अपना पावर और इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर करके एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है। दे अडॉप्ट द न्यू वे टू फुलफिल देयर needs and often make the improvements in the old ways to derive the resources and to fulfill their desire more efficiently. वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए या अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जितने उसने ओल्ड वेज मीन्स ओल्ड डेज में उसने जो फेस किया, उससे ज़्यादा कुछ हमको नयापन दिखाई देता है हर एक साल में, या हर एक साल में दिखाई देता है। मैं आपको ये बात हर बार बता चुकी हूँ कि जितना इम्प्रूवमेंट होगा, फॉर एग्जांपल कि जैसे आपको मैंने एक मोबाइल फ़ोन का भी एग्जांपल दिया था। पहले लैंडलाइन थे, फिर अभी मोबाइल, बड़े वाले मोबाइल फ़ोन आए, कि उसके बाद अभी बहुत स्लिम ट्रिम मोबाइल आ रहे हैं। याद है? ऐसा कुछ मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यस और नो? यस मैम। तो जितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मीन्स जितना रिसोर्सेज है उसमें वो इम्प्रूवमेंट करता रहता है और अपनी जो ज़रूरियात है उसको पूरा करता रहे। दिस इज़ हाउ दे डेवलप द न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। एज वी हैव सीन, द नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल एंड नॉन एग्जॉस्टिबल। तो नेचुरल रिसोर्सेज को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक एग्जॉस्टिबल एंड नॉन एग्जॉस्टिबल। और उसको हम बोलते हैं कि रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ये हम पढ़ चुके हैं। रिन्यूएबल मीन्स रिपेयर हो सकता है और नॉन रिन्यूएबल मीन्स रिपेयर नहीं हो सकता है। therefore the proper utilization of natural resources is need of the day। यहाँ पे एक ही बात वहाँ पे रिपीट होगी, जितना ज़्यादा अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे वैसा अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे उतना वो बच जाएगा। Now the problem is that how and up to what extent human beings, just a minute, up to what extent the human beings should utilize various resources. Today the use of resources should be in the limit and not to exhaust them, so that the ecologic balance within the nature should remain undisturbed। कि इकोलॉजी अनडिस्टर्ब क्यों, इकोलॉजी डिस्टर्ब क्यों होता है? कि अभी का जो ये बहुत साल पुराना बुक है तो उसका वो चैप्टर दिया है कि जैसे अभी का जो इकोलॉजी है वो ज़्यादा डिस्टर्ब है, पर कुछ साल पहले का ये जो डाटा दिया गया आपको, ये नोट्स दिखाई देता है, तो उसमें क्या हुआ था कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते करते रिसोर्सेज का वो इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन वो लिमिट में कर रहे थे, तो जिसकी वजह से नेचर भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा था। समझा? समझा? यस और नो? मैम फिर Yes, से ma'am. रिपीट करो एक Yes, बार। ma'am. ये जो आपको ये जो नोट्स है ना आपका, यहाँ पे क्या दिखा है कि नाउ देयर इज द प्रॉब्लम हाउ एंड अप टू व्हाट एक्सटेंट द ह्यूमन बीइंग शुड यूटिलाइज various resources. Today the use of resources should be in the limit, not to exhaust them, so that the ecological balance within the nature should be remain undisturbed। ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो ये बुक है ना थोड़ा सा पुराना है, आपका जो ईवीएस का बुक है वो आई थिंक 2016-17 का 17-18 का होगा। तो उस टाइम इकोलॉजिक बैलेंस ठीक था
क्योंकि इंसान जो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा था वो लिमिट में लेके कर रहा था, लेकिन अभी जब 2020 की बात करें, 19-20 की बात करें, तो अभी जो नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल वो कैसे कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, इकोलॉजी क्या होगा, डिस्टर्ब होगा ना। मैं वही बात कर Yes, रही हूँ। ma'am. अभी समझा, अभी समझा? Yes, ma'am. Okay, directly or indirectly, there are some problems from the over exploitation of natural resources. हम पढ़ चुके हैं, over exploit करते हैं हम किसी भी चीज़ का. The problems associated with the management of the water, forest and energy resources are discussed in this chapter. तो उसका हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट होता है तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम होता है. देखिए यहाँ पे ईयर 2003 मीन्स 13 साल 15-16 साल पहले का ये आपको बताया गया है. तो ईयर 2003 डिक्लेयर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर बाय यूनाइटेड नेशन. तो 2003 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर उसको नेशन में डिक्लेयर किया गया कि ये दिन मनाया जाएगा उस साल में. समझा? फ्रेश पोर्टेबल वाटर इज गोइंग टू बी वेरी स्केयर ओवरकमिंग द डिकेड. तो फ्रेश पोर्टेबल वाटर मीन्स जैसे हम बोलते हैं कि मैंने आपको पिछली बार बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, मैं आपको फिर से रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, मैंने आपको पहले ही बोला है. तो जितना हो सके उतना पानी का इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए. तो क्या बोला है यहाँ पे कि अगर हमने पानी का इस्तेमाल अच्छे से नहीं किया तो अगले जनरेशन के लिए कि पीने का पानी बचने वाला नहीं है. More than 3 billion people lives in the world will be affected by the shortage, water shortage. तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, more than 3 billion people, कि दुनिया में 3 बिलियन लोग हैं जो पानी का कमी महसूस करते हैं. कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था या नहीं बताया था कि अभी जो कोविड-19 चल रहा था तो दिल्ली में कि जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली के जो हालात थे तो पानी का भी कमी था, वहाँ पे पानी भी नहीं था. तो लोग अपने घर का जितना भी सामान था और कितने दिन तक पानी नहीं था वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन न्यूज़ में हमने ऐसा देखा था कि पानी की कमी की वजह से लोग कतार में खड़े हैं और पानी के लिए झगड़ रहे हैं. आपने ऐसा शायद न्यूज़ देखा होगा, देखा था या नहीं देखा था? न्यूज़ में देखा था या नहीं देखा था? हेलो, Yes, ma'am. न्यूज़ में देखा था या नहीं देखा था कि पानी के लिए इंसान झगड़ रहे हैं दिल्ली में, ऐसा बताया था अभी मार्च अप्रैल के दौरान. Yes, ma'am. दिखाया था. हाँ, उसमें बताया था कि एक तो बार कोविड-19 चल रहा था, उसमें पानी की कमी, पानी भी नहीं था. तो आप सोचिए कि जरा मैं आपको ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह से समझा दूँगी कि फॉर एग्जांपल हम सोच सकते हैं कि एक दिन पानी नहीं हुआ तो क्या हालत हो जाएगी, तो उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते. ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं. इन 1999 अबाउट 26 कंट्रीज वर एक्सपीरियंसिंग द वाटर स्कैरसिटी. तो 1990 में 26 country they were facing the water scarcity. In 2025 it is likely that the 65 countries including India will face the major problem of the water scarcity. ये आपको समझ में आएगा कि 2025 तक 65 जो देश है वो वाटर स्कैरसिटी फेस करने वाले हैं. इंडिया भी आ जाएगा उसमें. Then poverty stricken countries located in the tropical and the subtropical zone are most susceptible to drought and other water related problems. तो जो ट्रॉपिकल कंट्रीज में आते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल एरिया में जो कंट्री आती है और नॉन सब ट्रॉपिकल जोन में जो कंट्रीज आते हैं तो उसको तो क्या फेस करना पड़ेगा, ड्रॉट मीन्स सूखापन, और पानी से लेके बाकी की जो समस्या है वो भी उनको फेस करना पड़ेगा. 2025 का यहाँ पे बताया गया है कि क्या हो सकता है. द इंक्रीजिंग वाटर स्कैरसिटी कंबाइंड विथ इट्स डिटेरियोरेटिंग क्वालिटी will have far-reaching global impacts on the human health, socio-economic development, biodiversity. अभी कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि वाटर स्कैरसिटी से लेके दूसरे कौन से प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो डिटेरियोरेटिंग द क्वालिटी कि पानी की क्वालिटी कैसी है. दूसरा है कि उसके ऊपर ग्लोबल इम्पैक्ट कैसा होता है कि जैसे हम पानी पीते फॉर एग्जांपल कि आपको शायद पता होगा कि जो अभी हम रेलवे में जब जाते हैं
या ट्रेन में मुसाफिरी करते हैं, तो वो जो पानी का, रेल का जो पानी दिया जाता है, उस पानी में थोड़ा सा फर्क दिखाई देता है आपको? उस पानी में यस थोड़ा सा मैम। फर्क दिखाई देता है, उसकी बॉटल में उसका जो पैकिंग किया गया उसमें फर्क दिखाई देता है, दिखाई देता है। यस ओके, मैम। ज्यादातर हम कैसे पानी इस्तेमाल करते हैं कि जो ब्रांडेड कंपनी का है, बाहर जाते टाइम एक तो घर का खुद का पानी लेके जाते हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं हुआ तो बाहर से जो पानी खरीदते हैं तो वो बॉटल पे वो कितना, कौन सी कंपनी का है, क्या है, वो सब कुछ देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं ना? हाँ मैम, देखते। हाँ, तो उसको हम बोलते हैं सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, वो सब इम्पैक्ट करता है। द अदर फ्रेश वाटर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स हैव लिंक्स विद द मरीन सिस्टम। तो जब फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो हाइड्रोलॉजिकल जिस साइकिल की बात करते हैं तो वो मरीन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। The problems in the river basin have profound impact on the coastal and the marine environment. कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे क्रिएट होते हैं? द प्रॉब्लम्स इन द रिवर बेसिन हैव प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द कोस्टल एंड मरीन सिस्टम। कि आपको ये समझ में आएगा कि फॉर एग्जांपल नदी का पानी और समुद्र का पानी में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देता है। नदी के पानी और यस समुद्र के मैम। पानी में थोड़ा सा डिफरेंस Yes, दिखाई। ma'am. हाँ, Yes, क्योंकि ma'am. समुद्र Yes, का ma'am. पानी कैसा होता है? खारा होता है ना? पानी पी नहीं सकते हम लोग, यस मैम। पानी नहीं पी सकते। ओके, तो इस तरह की प्रॉब्लम हमको दिखाई देते हैं। Large number of the nation of the world are making efforts to reduce the water scarcity by constructing the dams and various programs of the rainwater harvesting and conservation. तो वाटर स्कैसिटी को कम करने के लिए क्या करें लोग? तो जो हम बोलते हैं कि नेशन क्या कर रहे हैं, राष्ट्र क्या कर रहा है, तो हर एक राष्ट्र है तो वो अपनी जिम्मेदारी उठा के डैम्स बनने की कोशिश कर रहा है और रेन वाटर को किस तरह से हार्वेस्ट या कंजर्व किया जाए, ऐसे प्लानिंग और ऐसे पॉलिसीज बना रहे हैं। द सक्सेस इज नॉट मच ड्यू टू द रैपिडली इंक्रीजिंग पॉल्यूशन। उनको इतनी सफलता नहीं मिल रही है क्योंकि पॉल्यूशन और पॉपुलेशन भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। डैम्स बनना चाहते हैं, जो बारिश का पानी है उनको कंजर्व करना चाहते हैं, उसको रिजर्व करना चाहते हैं, उसको वैसे प्लानिंग बनाए जाते हैं, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है कि फॉर एग्जांपल एक इंसान को लेकर एक दिन में कितना पानी जाता है, कितना लीटर वो पानी इस्तेमाल करता है, तो जैसे संख्या बढ़ेगी, जैसे लोग बढ़ेंगे तो फिर इस्तेमाल भी बढ़ेगा ना, तो इसकी वजह से वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। डू अंडरस्टैंड? यस डू मैम। अंडरस्टैंड? ओके, Yes, ma'am. ये देखिए दूसरा पॉइंट। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। वाटर एक्स इज लाइक अ लाइफ लाइन फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑफ द बायोस्फीयर। फॉर फॉलो द पॉइंट्स, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर ऑन आवर प्लेनेट। तो हम सभी को पता है कि अगर पानी ना हो तो पानी की वजह से क्या हो जाता है कि फॉर एग्जांपल आपने हम सब ने मछली जल की रानी ये गाना जरूर सुना है ना? ये गाना गाया भी है बचपन में। यस और नो? यस यस और मैम। नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, तो पानी हर एक इंसान के लिए तो है ही उतना इम्पोर्टेंट, लेकिन जो हम बोलते हैं कि जो एनिमल्स है या सबके लिए इतना ही जरूरी है। वाटर प्रोवाइड्स मैन हीज नेसेसिटीज, कंफर्ट एंड लेजर। तो जो हम बोलते हैं कि पानी क्या कर सकते हैं, तो पानी हमारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, हमें कंफर्ट जोन में रख सकता है और सुख शांति से हम रह सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जिसको मैं बारी बारी रिपीट नहीं करना चाहती कि कुछ लोग फॉर एग्जांपल आप किसी गरीब के घर में गए तो उनके पास जो मिट्टी का मटका होता है उसमें पानी आपको पानी मिलेगा। समझ में आ रहा है? मिट्टी का मटका होता यस है मैम। उसमें। ओके, दूसरा मैं आपको हाँ। एग्जांपल देती हूँ कि आज तो घर घर में सभी जगह क्या लगा है? वाटर प्यूरिफायर लगा है। एम आई राइट ना? वाटर प्यूरिफायर लगा है, तो मटके का पानी और वाटर प्यूरिफायर का पानी में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखाई देता है? टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देता है? यस हाँ और Yes, नो? मैम। ma'am. हाँ, तो कौन सा पानी ज्यादा मीठा लगता है आपको? मटके Yes, का। ma'am. मटके का का। पानी। मटके का। मटके का पानी। मटके का मटके का पानी पानी। क्योंकि उसमें थोड़ा सा मिठास रहता है। ओके, तो ठंडा भी रहता है और मीठा, जितना पानी पियोगे उतना आप ज़्यादा सेटिस्फाई होगे।
पर जितना हम वाटर प्यूरिफायर का पानी पीते तो उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। देखिए आप ज़रा, और वही पानी कि फॉर एग्जांपल जैसे हम कुएं में से निकाला हुआ पानी और जो नल में पानी आता है तो उसमें भी डिफरेंस रहता है। तो in other words we can say that the water gives you your comfort zone and leisure and whatever you need, it provides each and everything. Okay, आगे का बात करते हैं। ये पॉइंट, ये क्वेश्चन ही यहाँ पे खत्म हो गया। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर, ये जो पानी है उसका किस तरह से विभाजन हम बोलते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से हुआ है। हम सबको पता है कि हमारे अर्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे पता है, 1/4 कैसा है कि फॉर एग्जांपल एक चपाती है, ओके, ये गोल है तो उसका 4 भाग, तो एक जगह में पानी है या 3 जगह में पानी है? 3 जगह में पानी है। किस तरह से, किस तरह से? हमारे पृथ्वी के कितने हिस्सों में पानी है? कितने हिस्सों में पानी है? हेलो हेलो, कितने हिस्सों में, कितने हिस्सों में पानी है हमारे यहाँ पे पृथ्वी के? 71%. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक चपाती लेते हैं, ओके, चपाती कैसी गोल होती है ना, एक रोटी लेते हैं, ओके, उसके 4 भाग, 1/4, ओके, उसके 4 भाग किए तो एक जगह जमीन है और 3 जगह क्या है, पानी है। समझ में आया? 1/3। यस मैम। हाँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1/3। तो 1/3 जो पार्ट है उसमें पानी है। आगे का देखते हैं। The Earth is considered as a water planet. अर्थ को क्या बताया गया है, वाटर प्लेनेट बताया गया है। यहाँ पे आपने देखा 71%, इसको इसकी वजह से आपको पता है कि 71%। मुझे क्या पूछना था आपको कि हमारे यहाँ पे जैसे आप पृथ्वी की हम बात करते हैं तो उसको अर्थ प्लेनेट, उसको हम बोलते हैं वाटर प्लेनेट बोला जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर ही सिर्फ पानी है, बाकी सब ग्रहों पे पानी नहीं है, तो उसकी वजह से ये बोला जाता है, उसको अर्थ प्लेनेट बोला जाता है, वाटर प्लेनेट बोला जाता है। 71% सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर। जैसे मैंने अभी बोला 1/3 पार्ट में पानी है और एक पार्ट में जमीन है। वाटर इज वन ऑफ द indispensable elements of the life on the earth. Availability of the water on the earth's surface is abundant, but yet it is scarce resources due to its unequal distribution and salinity. तो पानी पटा हुआ तो है, पानी का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, वो कैसा है, अनइक्वल है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अनइक्वल है कि अर्थ सरफेस इज एबंडेंस बट द स्कैर्स रिसोर्सेज ड्यू टू इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैलिनिटी। उसकी सैलिनिटी की वजह से और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अनइक्वल, तो जिसकी वजह से स्कैर्सिटी दिखाई देती है। समझ में आ रहा है? यस समझ मैम। में आ रहा है? ओके, यस मैम। आगे का देखते हैं। एट मेनी लोकेशन इट इज स्टिल डिफिकल्ट टू ऑब्टेन द डिजायर क्वांटिटी विच इज सुटेबल प्योरिटी। तो कभी कभी उसको मेंटेन करना, उस क्वालिटी को मेंटेन करना सबकी बस की बात नहीं है। ओके, देन आउट ऑफ टोटल वाटर available on the earth, nearly 97.5% of is an ocean as saline water and only 2.5% is the fresh water। कि जब इतना पानी है तो फिर पानी की कमी क्यों महसूस होती है, तो उसमें बताया गया है कि 97.5% है वो सैलिन वाटर, जिसको हम बोलते हैं मरीन वाटर बोलते हैं, पानी खारा है, और फ्रेश वाटर कितना है, 2.5%। समझा? समझा? Do you Yes, ma'am. understand? Okay, Yes, so ma'am. we shall stop here right now. We will continue tomorrow. Okay? Hello?